Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 14th of April 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exam. Our first question is, in which disease Koplik spots occur? इनमें से किस डिजीज कंडीशन में कॉप्लिक स्पॉट्स देखे जाते हैं? पर्टुसिस में, मीजल्स में, जापानीज एन्सेफेलाइटिस में या फिर डिप्थीरिया में? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मीजल्स डिजीज। मीजल्स डिजीज के होने पर कॉप्लिक स्पॉट्स एज अ कैरेक्टरिस्टिक साइन देखने को मिलते हैं। मीजल्स डिजीज को आप रूबियोला के नाम से भी जानते हैं और ये जो कॉप्लिक स्पॉट्स होते हैं ये इस डिजीज की शुरुआती स्टेज के अंदर देखने को मिलते हैं। इनकी लोकेशन की यदि बात की जाए तो ये हमारे बक्कल म्यूकोसा पर पाए जाते हैं, यानी हमारा जो माउथ है, माउथ में चीक वाले पार्ट पर अंदर की तरफ ये स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। इन स्पॉट्स को जब आप देखेंगे तो ये बीच में एक सफेद के दाने जैसी स्ट्रक्चर होगी और इस दाने को चारों तरफ एक लाल रिंग घेर कर रखेगी। अगर इस प्रकार की कोई स्ट्रक्चर क्लाइंट के बक्कल म्यूकोसा पर यानी मुंह के अंदर पाई जाती है तो आप उसे कॉप्लिक स्पॉट्स का नाम दे सकते हैं। कॉप्लिक स्पॉट्स की एग्जैक्ट लोकेशन यदि आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हैं फर्स्ट और सेकंड अपर मोलार्स के ऑपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इनमें से किस डेट को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है? 1 दिसंबर को, 31 मई को, 7 अप्रैल को या फिर 8 मई को? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल 1948 को यानी 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी और इसी वजह से हर साल 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम के लिए वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम इम्पॉर्टेंट है। जून में 3 तारीख को आपका एग्जाम होना है और 7 अप्रैल को हमने अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया है, तो हो सकता है इस एग्जाम में आपको यहाँ से थीम पूछ ली जाए। तो पहले हम बात करेंगे लास्ट ईयर यानी 2022 की क्या थीम थी, तो आप बता सकते हैं आर प्लेनेट आर हेल्थ, हमारा ग्रह और हमारी हेल्थ। और 2023 की जो थीम है, इस साल की जो लेटेस्ट थीम है वो है हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीन पिएजेट थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। जीन पिएजेट थ्योरी इनमें से किस प्रिंसिपल पर बेस्ड मानी जाती है? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप 2 स्टार लगा लीजिएगा। इसे प्रीवियसली पूछा गया है। जब भी हम जीन पिएजेट के द्वारा दी गई थ्योरी की बात करते हैं तो वहां पर आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट का नाम याद रखना है। जीन पिएजेट थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की बात की जाए तो वहां पर
सिगमंड फ्रेड द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। साइकोसोशियल डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये एरिक इरिकसन से संबंधित है। 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, नॉर्सेट के लिए। सबसे पहला साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी? सिगमंड फ्रेड ने। उसके बाद साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी? एरिक एरिक्सन ने। और फिर हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दी? जीन पिएजेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइट ऑफ बीसीजी वैक्सीनेशन इज, इनमें से किस साइट पर टीबी का बीसीजी वैक्सीन लगाया जाता है? लेफ्ट थाई में, लेफ्ट डेल्टॉइड में, राइट थाई में या राइट डेल्टॉइड में? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लेफ्ट डेल्टॉइड में। टीबी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए जो बीसीजी वैक्सीन लगाया जाता है उसे हमेशा हम लेफ्ट डेल्टॉइड मसल में लगाते हैं। डेल्टॉइड मसल आपके लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी में शोल्डर के पास मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज टेकिंग द वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट admitted with cancer of pancreas. The nurse is aware that fifth vital sign is, एक पेशेंट पैंक्रियास के कैंसर डायग्नोसिस के साथ एडमिट हुआ है। इस पेशेंट में फिफ्थ वाइटल साइन आप किसे मानेंगे? एनोरेक्सिया को, पेन को, इंसोम्निया को या फिर फैटिक को? फैटिक मीन्स थकान, इंसोम्निया मीन्स नींद ना आना, एनोरेक्सिया मीन्स लैक ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पेन। याद रखिएगा, जब भी हम फिफ्थ वाइटल साइन की बात करते हैं तो पेन को ही फिफ्थ वाइटल साइन कंसीडर किया जाता है। पहले 4 वाइटल साइंस में सबसे पहले टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और फिर ब्लड प्रेशर आते हैं, जिसे आप टीपीआर बीपी से याद करते हैं। टेम्परेचर फर्स्ट, सेकंड पल्स, थर्ड रेस्पिरेशन, फोर्थ बीपी, फिफ्थ पेन। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट बेड सोर इज इन बेड रिडन पेशेंट इज, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, बेड पर ही है, तो ऐसे पेशेंट्स में बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी टेक्निक कौन सी इस्तेमाल की जा सकती है? जब आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे, क्रिटिकल केयर यूनिट जैसे कि आईसीयू आदि में आप केयर करेंगे, तब ये स्टेप आपको पूरी ऑनेस्टी से फॉलो करना है। आपको ऐसे सभी पेशेंट जो अपने आप हिल-डुल नहीं सकते, लगातार बिस्तर पर हैं, लंबे समय से उनका इलाज चल रहा है, तो उनमें बेड सोर्स ना डेवलप हो जाएँ, इसके लिए ईमानदारी से आपको प्रयास करना है। अब वो प्रयास कौन-सा होगा जिससे ये चीज़ ना डेवलप हो, वो आप पहले बताएँ और फिर उसे इम्प्लीमेंट करें। ऑप्शन ए, टू आर्ली पोजीशन चेंज कर देंगे। ऑप्शन बी, डेली बेड बाथ देंगे। ऑप्शन सी, मॉइस्चर को अवॉइड करेंगे, यानी उसे ज़्यादा पसीना नहीं आने देंगे। ऑप्शन डी, मेंटेन गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस, आप इसके न्यूट्रिशन स्टेटस को मेंटेन करके रखेंगे। यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट स्पेसिफिक और सबसे ज़्यादा यूजफुल है, उसे आपको सेलेक्ट करना है। यस, एग्जैक्टली ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जब आप पेशेंट को हर 2 घंटे में उसकी पोजीशन चेंज करवा देते हैं, जैसे कि सुपाइन में है तो लेफ्ट लैटरल दे दिया, फिर वापस सुपाइन दे दिया, फिर राइट लैटरल दे दिया, पैरों के बीच में पिलो रख दिए, पैरों की पोजीशन को कुछ अप डाउन कर दिया। अगर ये प्रोसेस आप लगातार करते हैं तो ऐसा करने से शरीर के किसी एक विशेष हिस्से में लगातार दबाव नहीं पड़ता रहता,
और उस हिस्से में बेड सोर डेवलप होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो याद रखिएगा, बेड सोर या डेक्यूबिटस अल्सर के डेवलपमेंट को रोकने के लिए सबसे जरूरी एक्शन है पोजीशन चेंज करवाना, और इसे आपको जरूर इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Gambusia fish is used as the mosquito control measure in which disease? इनमें से किस डिजीज कंडीशन के ट्रीटमेंट हेतु गैम्बूशिया नाम की फिश का इस्तेमाल किया जा सकता है? डेंगू, फाइलेरिया, मलेरिया, चिकनगुनिया। ऑप्शन सी मलेरिया इज द राइट आंसर। गैम्बूशिया फिश एक लार्वा ईटिंग फिश होती है जो कि मलेरिया डिजीज को कॉज करने वाले प्लाज्मोडियम के लार्वा को ईट करके खत्म कर देती है। इसलिए हम मॉस्किटो कंट्रोल मेजर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर मलेरिया का ट्रांसमिशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल एंड लाइगेशन फैलोपियन ट्यूब इज रेफर्ड टू एज। आप उस प्रोसीजर को किस नाम से जानते हैं जिसमें फैलोपियन ट्यूब के हिस्से को काट कर रिमूव कर दिया जाता है और फिर बचे हुए हिस्से को लाइगेट कर देते हैं? मैस्टेक्टोमी, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, लेप्रोटोमी। सबसे पहले हम बात करेंगे लेप्रोटोमी प्रोसीजर को। लेप्रोटोमी प्रोसीजर को कई बार हम सीलियोटोमी के नाम से भी जानते हैं। इस सर्जरी के अंदर एब्डोमेन एरिया में कट लगाकर एब्डोमिनल वॉल को हटाकर एब्डोमेन के ऑर्गन्स तक पहुंचा जाता है। फिर जो भी सर्जरी हमें परफॉर्म करनी होती है उसे परफॉर्म करते हैं। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। फिर हम बात करते हैं मैस्टेक्टोमी प्रोसीजर की। मैस्टेक्टोमी वह प्रोसीजर है जिसके अंदर हम सर्जिकल मेथड द्वारा ब्रेस्ट को रिमूव कर देते हैं। अगर किसी वुमेन को ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट कैंसर से अफेक्टेड ब्रेस्ट को सर्जरी द्वारा रिमूव करना मैस्टेक्टोमी कहलाता है। अब आप अपना आंसर ऑप्शन बी और सी के अंदर से सेलेक्ट करें। ए और डी में आपका आंसर नहीं है। ऑप्शन बी सही आंसर नहीं है। ऑप्शन बी के अंदर वेस्टेक्टोमी बताया गया है। इसे हम वैसो लाइगेशन के नाम से भी जानते हैं। ये प्रोसीजर मेल्स के अंदर परमानेंट स्टरलाइजेशन या परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मेथड है। इसे हिंदी में आप पुरुष नसबंदी के नाम से जानते हैं। इस प्रोसीजर के दौरान हम मेल की जो वासा डिफरेंशिया होती है उसे कट करके बांध देते हैं और फिर जो स्पर्म्स होते हैं वो टेस्टिस से निकलकर यूरिथ्रा तक नहीं पहुंच पाते ड्यू टू दिस कट एंड लाइगेशन, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद स्पर्म्स का इजेक्शन नहीं हो पाता और एक परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ये मेल्स के अंदर होने वाला प्रोसीजर है। फाइनली ऑप्शन सी आपका आंसर है, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी प्रोसीजर में हम फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को कट करके लाइगेट कर देते हैं यानी बांध देते हैं। अब इस प्रोसीजर को करने के बाद ओवरीज द्वारा जो एग रिलीज किया गया है वो फैलोपियन ट्यूब से आगे नहीं आ पाएगा और ना ही स्पर्म्स इस एग तक पहुंच पाएंगे। तो फीमेल में कंसीव नहीं हो पाएगा, प्रेगनेंसी होने की संभावना खत्म हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ट्यूबेक्टोमी एक ऐसा प्रोसीजर है जो फीमेल कॉन्ट्रासेप्शन क्रिएट करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर हम फैलोपियन ट्यूब को कट और लाइगेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, lengthening of umbilical cord
and spirit of blood from the vagina indicates। किसी क्लाइंट में अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई का बढ़ जाना और प्लस स्पिरिट ऑफ ब्लड का वेजाइना से बाहर आना किस कंडीशन के होने को बताता है? हेमेटोमा, प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटल सेपरेशन या फिर यूट्राइन एटोनी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्लेसेंटल सेपरेशन। जब भी बच्चे की डिलीवरी होने के बाद प्लेसेंटा की लंबाई बढ़ने लगे और वेजाइना से एक फ्लूइड का फ्लो आए, तो इसका मतलब है कि प्लेसेंटा अब सेपरेट हो चुका है। आइए यहाँ से जुड़े कुछ बेसिक पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं वेजाइना की। वेजाइना एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो 8 टू 10 सेंटीमीटर्स होती है और इसका जो डायमीटर होता है वो अराउंड 1 इंच होता है, यानी 2.5 सेंटीमीटर्स होता है। इस वेजाइना का हॉरिजॉन के साथ 45 डिग्री का एंगल होता है, यानी अगर कोई फीमेल इरेक्ट पोजीशन में है, स्टैंड अप पोजीशन में है, तो अर्थ के साथ उसकी वेजाइना का जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्रीज का होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजाइना की टोटल कितनी वॉल्स होती हैं। यहाँ पर टोटल 4 वॉल्स आपको देखने को मिलेंगी, एंटीरियर, पोस्टीरियर और 2 लेटरल वॉल्स। एंटीरियर वेजाइनल वॉल की जो लेंथ होती है वो 7 सेंटीमीटर्स होती है, जबकि पोस्टीरियर पार्ट की लेंथ 9 सेंटीमीटर होती है। क्योंकि हमने आपको अभी बताया था ये हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है, तो पोस्टीरियर पार्ट जो है वो पोस्टीरियर वॉल जो है उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एंटीरियर पार्ट। अब हम बात करते हैं फॉर्निक्स की। फॉर्निक्स क्या है? जैसे कि मान लीजिए ये फीमेल यूट्रस है, ये सर्विक्स वाला पार्ट है और ये वेजाइना है। तो सर्विक्स के इस हिस्से से लेकर वेजाइनल वॉल के इस हिस्से के बीच में यहाँ पर जो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है दोनों तरफ, इसे हम फॉर्निक्स का नाम देते हैं। टोटल 4 फॉर्निक्स होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और 2 लेटरल। इन्हीं फॉर्निक्स के अंदर हम वेजाइनल सपोजिटरी को प्लेस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड की। अम्बिलिकल कॉर्ड को हम फ्यूनिस के नाम से जानते हैं और इस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर प्रेगनेंसी के बाद पहले 4 महीनों तक 2 आर्टरी और 2 वेन्स पाई जाती हैं और जैसे ही 4 महीने कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद एक वेन डिसअपियर हो जाती है और फाइनली 2 आर्टरी और एक वेन देखने को मिलती है। इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे सिंपली ये पूछा जाए कि अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर कितनी आर्टरीज और कितनी वेन्स होती हैं, तो आप बताएंगे टोटल 3 आर्टरीज होती हैं, सॉरी 3 ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें 2 आर्टरी और 1 वेन होती है। और अगर आपसे स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक बच्चे का गेस्टेशनल एज करीब 3 महीने का है, तो इसमें कितनी आर्टरी और कितनी वेन्स पाई जाएंगी अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर, तो वहां पर आपका आंसर जाएगा 2 आर्टरी और 2 वेन, क्योंकि 4 मंथ से पहले पहले 2 आर्टरी और 2 वेन देखने को मिलती हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड की नॉर्मल लेंथ की बात की जाए तो ये 30 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। एवरेज लेंथ यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं 50 सेंटीमीटर। अम्बिलिकल कॉर्ड के डायमीटर की बात की जाए तो ये 1.5 सेंटीमीटर्स का होता है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर कंप्लीटली वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपने मॉर्निंग में अपलोड किया हुआ वीडियो जरूर देखा होगा। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।